हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू अनअकैडमी। लेडीज एंड जेंटलमैन, स्वागत आप सभी का हमारे अनअकैडमी परिवार पर। उम्मीद आपकी खुशहाली की। और मेरे प्यारे बच्चे, आप लोगों की पढ़ाई जमकर चल रही होगी और मैं जो पढ़ाई करवाने की कोशिश कर रहा हूं ना, आप लोगों को फ्री लेक्चर्स प्रोवाइड करके, उम्मीद मेरी कोशिश कामयाब हो रही होगी। सो मेरे प्यारे बच्चे, आप लोगों की फुल डिमांड पर कि हमें निखिल सर से सॉइल मैकेनिक्स पढ़नी है, उसी डिमांड को पूरा करने के लिए यहां इसी प्लेटफॉर्म पर अनअकैडमी की स्पॉन्सरशिप के अंडर सॉइल मैकेनिक्स के टोटल फ्री लेक्चर आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। तो मेरे प्यारे बच्चे, इसी तरह का कंटेंट आप लोगों को जो मैं दे चुका हूं पहले, सर्वेइंग इंजीनियरिंग, इरिगेशन इंजीनियरिंग, हाईवे इंजीनियरिंग प्लस अब सॉइल मैकेनिक्स, इसी तरह का कंटेंट मुझसे पढ़ने के लिए अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर मुझे फॉलो करो, निखिल गोयल सर्च करो, ताकि मेरी फ्री क्लासेस की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आती रहे। और मेरे प्यारे बच्चे, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप लोगों के समक्ष जितने भी हम फ्री लेक्चर लेते रहेंगे वो आप लोगों तक नोटिफिकेशन आती रहेगी। तो मेरे प्यारे बच्चे, जैसा कि आपको पीछे बैकग्राउंड दिख रहा है, आज मैं आप लोगों के लिए सॉइल मैकेनिक्स लेकर आया हूं। तो सॉइल मैकेनिक्स के सेशन में क्या पढ़ाने वाला हूं, बाद की बात है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्यारे बच्चे, अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर मैं आप सभी के लिए ना अपना प्लस कोर्स लॉन्च कर चुका हूं। अगर कोई बच्चा मेरे प्लस कोर्स में जुड़कर मुझसे अपनी सिविल इंजीनियरिंग की तैयारी करना चाहता है, अपने थ्योरी के कंसेप्ट को बूस्टअप करना चाहता है, प्लस अपनी थ्योरी को प्रैक्टिकल से रिलेट करना सीखना चाहता है, तो अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर मेरे प्लस कोर्स से जुड़ सकता है। ये मेरा कोड है एनजी लाइव। इस कोड के साथ आप लोगों को सिविल इंजीनियरिंग की तैयारी तो करवाई ही जाती है, प्लस आपको सिविल इंजीनियरिंग सिखाई भी जाती है। मेरा पूरा एम रहता है कि जो भी बच्चा मेरी गाइडेंस में आए, मैं उस बच्चे को फुल ट्रेन करके भेजूं, ताकि फ्यूचर में जिस भी डिपार्टमेंट में उनकी जॉब लगती है वहां पर अपने रिस्पेक्ट गेन कर सके। सिंपल सी बात है। देखिए, जितना ज्यादा काम आता होगा उतनी ज्यादा इज्जत बनेगी। ठीक है। सो मेरे प्यारे बच्चे, याद रखना है आप लोगों को एनजी लाइव। अच्छा, इसका एक छोटा सा बेनिफिट और आता है कि जब आप लोग इस कोड को अप्लाई करते हैं ना, चाहे आप किसी भी एग्जाम में अप्लाई करो, आपको 10% का डिस्काउंट अवेल होता है ओवरऑल कॉस्ट पर। तो कोड क्या है? एनजी लाइव कोड है। नाउ मेरे प्यारे बच्चे, कौन कौन से कोर्सेज हैं जिसमें ये कोड अप्लाई किया जा सकता है? सर, अनअकैडमी पर ना 32 प्लस कोर्सेज की तैयारी करवाई जाती है टॉप एजुकेटर द्वारा। तो 32 प्लस कोर्सेज में आप इस कोड को अप्लाई कर सकते हैं, एनजी लाइव कोड को 10% डिस्काउंट को अवेल करने के लिए। कोई आपका भाई बंधु, कोई आपका दोस्त पढ़ाई करना चाहता है, तैयारी करना चाहता है और एक ऑफिसर बनना चाहता है, तो वो अनअकैडमी पर आ सकता है। इंडिया के बेहतरीन एजुकेटर अनअकैडमी पर आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चे, मैं भी पढ़ा रहा हूं। मेरा कोड है एनजी लाइव, निखिल गोयल लाइव, एनजी लाइव। याद रखना है आप लोगों को। जब आप पेमेंट करेंगे ना मेरे प्यारे बच्चे, गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करने के बाद इस तरह का पेज खुलता है। तो जब आप इस तरह के पेज को देखेंगे तो यहां एक ऑप्शन आता है हैव अ रेफरल कोड का। जब आप यहां पर एनजी लाइव पुट करेंगे, जैसी पुट करेंगे मुस्कुराइएगा, चेहरे पर एक मुस्कुराहट अच्छी लगती है, सुंदरता बढ़ती है। क्यों? क्योंकि 10% का डिस्काउंट मिलता है। सर, एक साल की कॉस्ट 5400 रुपए पड़ती है। 5400 में क्या क्या मिलता है? सर, सब कुछ मिलता है जो तैयारी करने के लिए जरूरत होती है, कॉपी पेन को छोड़ के। कॉपी पेन के लिए पैसा मिलता है 10% ऑफ का। ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चे, एनजी लाइव कोड की महत्वता क्या है कि ये आपको लाइव लेक्चर देगा, लाइव डाउट सेशन देगा, हर क्लास की पीडीएफ देगा, प्लस लास्ट मिनट रिवीजन की स्ट्रेटेजी भी देगा। मतलब आपका जिस दिन एग्जाम है उस दिन के लास्ट मिनट तक भी आप अपने टीचर से इंटरेक्ट कर सकते हो। फ्री टेस्ट सीरीज भी देता है। ये सब कुछ जो भी आप लोगों को तैयारी करने के लिए जरूरत होती है, वो सब कुछ आपको इस एनजी लाइव कोड से मिलता है। याद रखिए, एनजी लाइव कोड बेहतरीन कोड है। तो मेरे प्यारे बच्चे, अब बात आती है कि सॉइल मैकेनिक्स के सेशन में आप लोगों को सब कुछ पढ़ाया जाएगा। 15 से 20 लेक्चर की कोशिश करूंगा कि पूरी सॉइल मैकेनिक्स कंप्लीट कर दूं। और एक बात और, ये पेड कंटेंट है। पेड कंटेंट इन द सेंस, मैं अपने पेड वाले स्टूडेंट्स को इस एनर्जी से पढ़ाता हूं, इतने ढंग से पढ़ाता हूं। तो मेरी गुजारिश आप सभी से, वीडियो को शेयर करना मत भूलना, हर दोस्त तक वीडियो को पहुंचाना, क्योंकि मैं चाहता हूं देश में उन बच्चों तक वीडियो पहुंचे जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं लेकिन पढ़ नहीं पाते।
तो आप लोग मेरी मदद करिए इस छोटी सी चीज में और मैं आपकी मदद करूंगा आपकी तैयारी में। इसी तरह मदद करने से दोनों की गाड़ी आगे चलेगी और देश का भला होगा, बिकॉज देश है तो हमें, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, सॉइल मैकेनिक्स के सेशन को स्टार्ट करते हैं और हम अपनी पढ़ाई को उम्दा तरीके से करते हैं। दोस्तों मैं आप लोगों को यहां से बताना चाहता हूं कि आप लोगों को स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर सॉइल की अगर मैं बात करूं तो मैं पहले इसका एक मतलब बताना चाहता हूं कि ये है क्या। सपोज मैंने कहा कि आप लोगों के पास एक सॉइल है, जरा बात समझने का प्रयास करिएगा। मैंने कहा ये आप लोगों के पास एक सॉइल है और इस सॉइल पर आप एक स्ट्रेस लगा रहे हैं। यहां से इस चीज को समझने का प्रयास करेंगे। पहले जो मैं कहना चाहता हूं, ये आप लोगों की सॉइल है और आप इस सॉइल पर एक स्ट्रेस लगा रहे हैं और वो स्ट्रेस आप लोगों का कुछ इस तरीके से लग रहा है। मैंने कहा लोड लगाया, लोड आपका मिट्टी पर लगा और ये बात आपको पता है कि जब भी मिट्टी पर लोड लगेगा वो इस तरीके से फैलने की कोशिश करेगा। ये लोड आप लोगों का पता है कैसे जाता है मिट्टी के अंदर। ये लोड आप लोगों का कुछ इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होता है। ये चीज तो आप समझकर चल लो। ये लोड आप लोगों का इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होता है, ये चीज आप लोग समझकर चलेंगे। ठीक है, अब मेरी बात को क्लियर करना प्यारे दोस्तों, यहां पर अभी प्रैक्टिकली 3D समझो। सपोज मैंने कहा ये मेरा सरफेस है और ये मेरा लोड है। ये मेरा सरफेस है, ये मेरा लोड है और जब ये लोड इसके ऊपर लगेगा ना तो ये लोड पूरा इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, हर डायरेक्शन में फैलेगा। यानी प्यारे दोस्तों आपका ये लोड जो है ना ये कोनिकल डिस्ट्रीब्यूशन लेकर चलता है और आपका ये आरआरबी का क्वेश्चन है। लिख लो ये बात, whenever the load is placed on the soil, whenever load is placed on the soil, placed on soil or pavement, आप कुछ भी कह सकते हैं, it is transferred in radial pattern into the radial pattern forms the, और मैं कहना चाहता हूं यहां से कि कौन सी शेप को फॉर्म कर रहा है। ब्रैकेट में आप लिखेंगे यहां पर कोनिकल शेप को ये फॉर्म करके चलता है। इंपॉर्टेंट है। अब मेरी बात को समझना, जो मैंने आप लोगों को ये चीज यहां पर बताई है ना, असली में क्या है। यहां पर स्ट्रेस निकालने के लिए दो बंदों ने बहुत बड़ा हाथ मारा। एक का नाम था यहां पर बॉसिकनेस, एक का नाम था वेस्टरगार्ड। तो मैं कहूंगा कि स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन एट एनी पॉइंट, स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन एट एनी पॉइंट, इसके नोट्स जो है मैं आप लोगों को वैसे ही दे दूंगा। एक तो अर्थ प्रेशर, एक तो ये कल की क्लास में आप लोगों को इसके नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन एट एनी पॉइंट इज कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ, अभी के लिए सिर्फ समझते चलना, बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ बॉसिकनेस थ्योरी, पहली बॉसिकनेस थ्योरी, और दूसरी आपके पास आती है प्यारे दोस्तों यहां पर वेस्टरगार्ड थ्योरी। ये चीज आप लोग समझ कर चलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दो बंदों ने इस फील्ड में बहुत बड़ा हाथ मारा और इन दोनों की थ्योरी के अकॉर्डिंग हम लोग लेकर चलते हैं सारा का सारा स्ट्रेस एट एनी पॉइंट। बट लास्ट में एक और बंदा आया, तीसरा बंदा हमारे पास आया न्यूमार्क्स, और न्यूमार्क्स ने एक इन्फ्लुएंस चार्ट दिया। उस न्यूमार्क्स के इन्फ्लुएंस चार्ट के बेसिस पर हम लोग अपना किसी भी फील्ड में लगने वाला स्ट्रेस को कैलकुलेट करते हैं। और प्यारे दोस्तों यहां से आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूं, नोट करके अपने जहन में बिठा लीजिएगा कि जो भी आपका बेस्ट मेथड है वो कौन सा है। बेस्ट मेथड है इनके अंदर से वो है आप लोगों का प्यारे दोस्तों न्यूमार्क्स इन्फ्लुएंस चार्ट। ये बेस्ट मेथड है, आप लोगों को ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि आपके एसएससी जैसे एग्जाम में पूछता है, ये चीज पूछता है। बिकॉज क्यों बेस्ट है? क्योंकि इट कैन बी यूज्ड ऑन एनी टाइप ऑफ सॉइल। ये किसी भी तरह की सॉइल पर यूज किया जा सकता है। ठीक है, ये चीज आप लोगों को समझकर चलनी है, वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ लेडीज एंड मैं विमर चंद्र महातो, स्वागत है आपका इस चैनल पर। और सेशन जो है बहुत छोटा है, समझ कर चलिएगा। सबसे पहले मैं आप लोगों को यहां पर बताना चाहता हूं प्यारे दोस्तों, हम स्टार्ट करने वाले हैं बॉसिकनेस थ्योरी से। और बॉसिकनेस थ्योरी के अकॉर्डिंग सबसे पहले हमारे पास आती है एजम्पशन।
ब्रैकेट में लिख लो, एसएससी के लिए इंपॉर्टेंट बनती है ये एजम्पशन, गेट के लिए इंपॉर्टेंट बनती है, ईएस के लिए इंपॉर्टेंट बनती है। सबसे पहला इसने क्या माना, सॉइल जो है वो कैसी है, सॉइल जो है प्यारे दोस्तों वो होमोजीनियस है, आइसोट्रॉपिक है। ये चीज ना साथ के साथ आप लोग याद करते रहना, बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉइल जो है वो कैसी है आपकी, इलास्टिक है। सॉइल कैसी है आपकी, सेमी फाइनाइट है। इसके बाद प्यारे दोस्तों इसने कहा था कि इनिशियल स्ट्रेस मिट्टी पर कितना है, इनिशियल स्ट्रेस आपकी मिट्टी पर कितना है, बिल्कुल 0 है सॉइल पर लगने वाला। उसके बाद प्यारे दोस्तों तीसरा पॉइंट इसने कहा था कि कोई भी वॉल्यूम का चेंज 0 होगा, यानी मिट्टी पर जब भी लोड डलेगा वॉल्यूम कभी नहीं चेंज करेगी मिट्टी की, ठीक है, यानी बिल्कुल भी कॉम्प्रेस नहीं हो रही, और अगर हो रही है तो एरिया बढ़ रहा है, ठीक है। तो इसने कहा कि चेंज इन द वॉल्यूम कितना होगा मिट्टी का, चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ सॉइल कितना होगा, यहां से इसने कहा 0। एंड द फोर्थ पॉइंट इट हैज बीन गिवन टू यू एज हुक्स लॉ इज वैलिड, आपकी मिट्टी पर हुक्स लॉ हमेशा वैलिड रहता है। पांचवा स्टेटमेंट जो यहां से इसने कहा था कि आपका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द स्ट्रेस कैसा रहता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्ट्रेस इज सिमेट्रिकल, distribution of stress is symmetrical about vertical axis, यानी vertical axis के about आपका distribution हमेशा symmetrical रहता है। ये इसकी कुछ assumption है, आप लोगों को याद रखनी है। And I'm frequently saying this, it is very important because 2 or 3 times it has been asked in your exam, so याद रखिए, बहुत जरूरी, ठीक है। इसके बाद की अगर मैं बात करता हूं यहां से लेडीज एंड जेंटलमैन, तो आप लोगों को आगे की तरफ समझकर चलना है। मैं एक एग्जांपल देता हूं यहां से। सपोज मैंने कहा एक आपके पास मिट्टी है और वो मिट्टी का आपके पास जो सरफेस जा रहा है तो कुछ इस तरीके का है, ठीक है। ये आपकी एक सॉइल का सरफेस है और इस सरफेस की अगर आप डायरेक्शन की बात करना चाहते हो तो मैं कहता हूं लेट इट बी दिस एक्स एंड वाई डायरेक्शन, लेट इट बी एक्स डायरेक्शन, लेट इट बी वाई डायरेक्शन, and I'm saying that you need to find the stress at this point. This is the point O at which is at a depth of Z from the surface. इस surface से Z depth पर, मेरी इस बात को समझने की कोशिश करना, very important thing I'm telling you. इस surface से Z depth पर आप अपनी इस मिट्टी पर लगने वाले लोड के कारण स्ट्रेस निकाल रहे हो। इस मिट्टी पर लोड जो लग रहा है वो इस पॉइंट पर लोड लग रहा है ये, and let the value of the load be Q. Let the value of the load be Q. तो मैंने कहा आप लोगों को ना O पॉइंट पर टोटल स्ट्रेस निकालना है। तो अकॉर्डिंग टू द बॉजिगनेस थ्योरी, अकॉर्डिंग टू द बॉजिगनेस थ्योरी हम लोगों को स्ट्रेस की वैल्यू कितनी मिल रही है, यहां से ये चीज आप लोग समझ कर चलिएगा। यार बफर तो नहीं हो रहा अभी, तो सब कुछ बच्चे कह रहे हैं थम्स अप करके, बहुत बढ़िया धीरेन्द्र भाई, बच्चे कह रहे हैं सही आ रहा है, अभी बफर नहीं हो रहा, तुमने मजाक ही बना दिया मेरा। इस चीज को समझना, आई एम सेइंग दैट लेडीज एंड जेंटलमैन कि आप लोगों का ये मिट्टी का मास है और ये मिट्टी का मास जो है ये इस डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस दे रहा है, लेट इट बी द एक्स डिस्टेंस, और मैंने कहा इस डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस दे रहा है, लेट इट बी द वाई डिस्टेंस। तो ये लेडीज एंड जेंटलमैन हैव अ कंसंट्रेशन हियर, आई एम टेलिंग यू वन थिंग, ये क्या है, अगर आप इस चीज को ध्यान से देखो, 3D फिगर समझ में आनी चाहिए तो चीजें क्लियर रहेंगी। थम्स अप करेंगे जल्दी से 3D फिगर अगर समझ में आई है तो। मैंने कहा ये आपका R है और अगर आप देखना चाहो तो ये X है, ये Y है, तो ये भी Y हो गया। अभी आप कह सकते हो कि आपके R की वैल्यू क्या होगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ना, कोई डाउट तो नहीं है। और मैंने कहा Z इसकी डेप्थ है, तो लेडीज एंड जेंटलमैन ये डिस्टेंस इसका कितना हो गया यहां से, अगर आप इस डिस्टेंस की बात करते हो रेडियल डिस्टेंस, ये कितना हो गया यहां से, सपोज आई एम सेइंग दैट दिस इज बड़ा R, तो यू कैन से दैट दिस बड़ा R इज इक्वल्स टू में Z का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर। दिस कैन बी द फॉर्मूला ना, बड़ा R समझ में आया। तो मेरी इस बात को समझने की कोशिश करना कि आई एम सेइंग दैट कि आप लोगों का जो ये पॉइंट है, आप लोगों का जो ये पॉइंट है, ये एक्चुअल में कौन सा पॉइंट और कैसे निकाला जा रहा है। मैंने कहा you are finding the stress at this point. Suppose I am saying that you are finding the stress at O dash. I am saying that you are finding the stress at O dash.
और ओ डैश पॉइंट पर अगर मेरे को यहाँ पे स्ट्रेस निकालना है, इस बात को समझना, तो मैंने क्या करा, ये मेरे को पता लगी z हाइट है और ये डिस्टेंस भी r बन गया, अगर ये r था तो वो भी r आ गया, जाहिर सी बात है। तो आपको एक चीज तो ध्यान रखना, ये नोट करके लिखो, एट पॉइंट o डैश, एट पॉइंट o डैश, आप o को भूल जाओ, o डैश को देखो, o को भूल जाओ, o डैश को देखो। At point O dash, you can say that there are, मैंने आप लोगों को मोहर सर्कल पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि वहां पर नॉर्मल स्ट्रेस भी लगेगा, आप लोगों का नॉर्मल स्ट्रेस भी लगता है और आप लोगों का shear स्ट्रेस भी लगता है। नाउ मेरे प्यारे बंधु, आई कैन से दैट कि देयर इज एक्चुअली सिग्मा जेड एज वेल एज द टॉ जेड, दो स्ट्रेस लगेंगे ना, एक तो सिग्मा जेड लगेगा, एक टॉ जेड लगेगा, shear भी लगेगा और ये भी लगेगा। तो अकॉर्डिंग टू द बॉजिगनेस थ्योरी, ये चीज आप लोगों को याद रखना है, दिस इज एम्पिरिकल फॉर्मूला, एग्जाम में आ सकता है और एसएससी जेई में आया भी हुआ है। तो बॉजिगनेस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो भी आपका सिग्मा डैश आएगा, सिग्मा जेड आएगा, यानी स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस एट पॉइंट ओ डैश, वो कितना आता है यहां से 3/2 पाई इनटू में 1 अपॉन में 1 प्लस में r बाय जेड का होल स्क्वायर की पावर 5/2 इनटू में q अपॉन में z स्क्वायर। ये चीज आप लोगों को समझकर चल दी, कोई डाउट तो नहीं, ये आपका फॉर्मूला है। जहां पर मैं इस फॉर्मूले को लिखता हूं प्यारे दोस्तों, सिग्मा z इज इक्वल टू kb इंटू q अपॉन z का स्क्वायर। अभी बात आती है व्हाट इज kb, kb इज नोन टू बी एज द बॉजिगनेस कांस्टेंट, और एसएससी जेईई के पेपर में आप लोगों को इसकी वैल्यू पूछ ली थी। बॉजिगनेस थ्योरी का जो कांस्टेंट है उसका फॉर्मूला क्या होता है, ऑब्जेक्टिव में आया था, तो आप क्या कहेंगे ये याद कर लो अभी से, 3/2 पाई 1 अपॉन में 1 प्लस में r बाय जेड का होल स्क्वायर की पावर 5/2। अब जरा खेल को समझना, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज बता, मैंने कहा थोड़ा मॉडिफाई करते हैं, थोड़ा मॉडिफाई करते हैं। यू कैन एक्चुअली से दैट कि सिग्मा जेड आपको यहां से मिला 3/2 पाई 1 अपॉन में 1 प्लस में r बाय जेड का होल स्क्वायर की पावर 5/2 इनटू में q अपॉन जेड स्क्वायर, एंड आई एम सेइंग दैट इसी फॉर्मूले को नए तरीके से लिख दो। कैसे लिखूं, समझ कर चलना, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एसएससी में घुमा सकता है इस तरीके से जो आप बता रहा हूं। 3/2 पाई 1 अपॉन में, मैंने क्या करा, इसको जेड स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, आपने लिखा जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। जब जेड स्क्वायर से इसको मल्टीप्लाई कर रहे हो तो प्यारे दोस्तों ऊपर नीचे दोनों करोगे ना, हाँ? जब इसमें से मैंने क्या करा, जेड स्क्वायर जब बाहर लूंगा तो मेरे पास यहाँ पर क्या निकल कर आएगा, जेड की पावर 5, यानी ऊपर मेरे पास बचेगा जेड क्यूब इंटू क्यू। क्या ये फॉर्मूला, ये पावर 5/2 ही है, ये फॉर्मूला और ऊपर वाला फॉर्मूला सेम है, बिल्कुल सेम है। ये चीज आप लोग ध्यान रखना, पेपर में आपको नीचे वाला भी पूछ सकता है, ऊपर वाला भी पूछ सकता है। जल्दी थम्स अप करेंगे, अगर कोई डाउट नहीं है तो जल्दी बताएंगे, आगे की तरफ चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ध्यान रखेंगे, ठीक है, जल्दी बताएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भाई। चलो आगे की तरफ, क्यू कहां से, क्यू कहां से, क्यू जो है वो टोटल लोड लग रहा है, संतोष पाल, क्यू टोटल लोड लग रहा है आपकी मिट्टी पर। ये जो था, ये लोड जो लग रहा है यहां से, ये क्यू लोड ऊपर से लग रहा है, ठीक है। चले आगे की बात आती है, अगर आप लोगों को इसी का फॉर्मूला टॉ के लिए निकालना है, यानी यू नीड टू फाइंड द शियर स्ट्रेस, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द शियर स्ट्रेस, यू हैव टू लर्न दिस, देयर इज नो ऑल्टरनेटिव ऑफ दिस, यू हैव टू लर्न दिस एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज एग्जाम में आता है। तो मैंने कहा इसका फॉर्मूला जो निकल कर आता है सिग्मा जेड इंटू में आर बाय जेड, छोटी सी बात, बस इतना ही कहना चाहूंगा। बाकी सिग्मा जेड आपको पता है, ऊपर से उतारोगे इनटू आर बाय जेड कर लो, वो आपका टो आर जेड के बराबर होगा, ज्यादा आपको इसमें याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चले आगे की तरफ अगर मैं बात करता हूं प्यारे दोस्तों, एक छोटी सी टर्म आती है स्ट्रेस आइसोबार। ये क्या होता है, आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, क्लियर करना, स्ट्रेस आइसोबार क्या होता है। मैंने कहा दीज आर डिफाइंड एज द लाइंस, दीज आर lines joining the, these are lines joining the same pressure intensity at different height। मैंने कहा same pressure intensity at different height, अलग अलग हाइट पर सेम प्रेशर इंटेंसिटी को ज्वाइन करने वाली वैल्यू को बोला जाता है स्ट्रेस आइसोबार्स।
या हम इसको दूसरे नाम से भी जानते हैं, ये चीज आप याद रख सकते हैं। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड प्रेशर बल्ब्स। इसको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, जिनको बोला जाता है प्रेशर बल्ब्स। क्यों बोला जाता है जरा वो समझकर चलते हैं प्यारे दोस्तों। आई एम सेइंग दैट यू नीड टू ड्रॉ द कर्व बिटवीन डेप्थ एंड द प्रेशर इंटेंसिटी। मैंने कहा ये आपकी डेप्थ का एक्सिस है। जैसे जैसे आप अपनी डेप्थ का एक्सिस को बढ़ाते रहोगे, यहाँ पर वैल्यू बढ़ती जा रही है, यहाँ पर रेडियल डिस्टेंस बढ़ रहा है। ये क्या है? ये आपका रेडियल डिस्टेंस है। तो अलग अलग डेप्थ पर अलग अलग रेडियल डिस्टेंस आता है। और मैंने कहा बॉजिकनेस थ्योरी क्या बोलती है? वर्टिकल लाइन के अबाउट सिमेट्रिकल रहता है आपका स्ट्रेस, बॉजिकनेस थ्योरी ने बोला। तो इस तरह का आप लोगों का प्रेशर डायग्राम आपका बनकर आता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है प्यारे दोस्तों। इसी प्रेशर डायग्राम को आप कहते हो स्ट्रेस आइसोबार। ये है आप लोगों का स्ट्रेस आइसोबार, आपको क्लियर करना है, ठीक है। चलिए इसके बाद की अगर मैं बात करना चाहता हूं यहां से कि स्ट्रेस आइसोबार का आप लोगों को बेनिफिट क्या मिलता है, इससे आपको किस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये स्ट्रेस आइसोबार से एसएससी में इससे ज्यादा नहीं पूछेगा, इतना ही काम आएगा, ठीक है। बाकी क्वेश्चन करेंगे तो आप लोगों को समझ आ जाएगा। जल्दी थम्स अप करके बताएंगे ये चीज क्लियर है कि नहीं है, जल्दी से बताएंगे प्यारे दोस्तों। ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं। आज बच्चे कम है या समझ नहीं आ रहा बच्चों को? ओनियन शेप का है। देखो प्रेशर तो कांस्टेंट होता है, विस्कास प्रेशर कांस्टेंट ही होता है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं प्यारे दोस्तों। अब मैं आपको छोटी सी बात बताना चाहता हूं। अभी तक के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया है यहाँ पर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो वर्टिकल स्केल पर किस तरह होता है, यानी डेप्थ के साथ किस तरह होता है। अब मैं आपको बताता हूं कि हॉरिजॉन्टल प्लेन पर किस तरह होता है, वो भी इंपॉर्टेंट बनता है। स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन पर किस तरह से होता है वो चीज भी आप लोगों को ध्यान रखनी है। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा एक इंपॉर्टेंट सी चीज है कि स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन या फिर सिग्मा जेड वैल्यू डिपेंड्स ऑन, सिग्मा जेड वैल्यू किस पर डिपेंड करती है? डिपेंड्स ऑन आर बाय जेड रेशियो, आर बाय जेड की रेशियो पर डिपेंड करता है। उसके बाद मैं बताना चाहता हूं व्हेन आर बाय जेड रेशियो इज इक्वल टू में 0, व्हेन आर बाय जेड इज इक्वल टू 0 तो आप लोगों का सिग्मा जेड जो होता है वो मैक्सिमम शो करता है। और जब आपकी आर बाय जेड की रेशियो की वैल्यू 0.5 होती है, ये याद रखना, याद कर लो, गेट में तो नहीं आएगा, ईएस में पूछ सकता है, ठीक है। प्लीज आप लोग इसको याद रखेंगे। जब 0.5 होती है तो आपको याद रखना है आपकी वैल्यू 57% ऑफ मैक्सिमम वैल्यू होती है। और जब आर बाय जेड की वैल्यू आपकी 1 के बराबर हो जाती है, यानी दोनों के दोनों बिल्कुल बराबर चल रहे हैं, तो आपकी वैल्यू 17.7% ऑफ मैक्सिमम स्ट्रेस जो भी आपका आ रहा था वो होती है। और अगर आर बाय जेड की वैल्यू 2 हो जाती है तो आपको ध्यान रखना है 1.8% ऑफ मैक्सिमम होती है। ये प्लीज आप लोग याद रखना, क्योंकि आपके एग्जाम में हो सकता है पूछ ले, ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट बन सकता है। प्लीज इस चीज को आप याद रखेंगे। अब मैं आप लोगों को इसका डिस्ट्रीब्यूशन बताता हूं। जेड क्या है? जेड इज नोन टू बी एज द हाइट, जेड इज नोन टू बी एज द डेप्थ। लिख लो आर क्या है? आर इज नोन टू बी एज द रेडियल डिस्टेंस। और जेड क्या है आप लोगों का? जेड इज नोन टू बी एज द डेप्थ, ठीक है। ये चीज आप लोगों को क्लियर करनी है। अभी मैं आपको पिक्चर दिखा दूं, अगर आप बिल्कुल नए नए आए हो यहाँ पर, इस पिक्चर को देखो। जेड है हाइट, आर है रेडियल डिस्टेंस, जेड है हाइट, आर है रेडियल डिस्टेंस, ठीक है। चलो आगे की तरफ चलते हैं। यहां से इसका डायग्राम बता देता हूं, इंपॉर्टेंट है, समझ आ जाएगा इंपॉर्टेंट तो क्या है। वैसे तो कोई खास बात नहीं है इसके अंदर, मैं आपको वैसे ही बताता हूं। सपोज मैंने कहा यहां से आप हॉरिजॉन्टल प्लेन पर निकाल रहे हो, यानी आपकी इस तरह से डिस्टेंस वेरी कर रहा है, और ये जो है ये आप लोगों का बिल्कुल 0 है, ये जो है आप लोगों का 0 है। नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, जब आपका ये स्ट्रेस निकालना होता है तो ये स्ट्रेस आप लोगों का कुछ इस तरीके से वेरी करता है, और ये आपका 0 पॉइंट है, और इस तरीके से आप इसको निकालते जा रहे हैं, ठीक है। जब आर बाय जेड की वैल्यू 0 है, मैंने कहा व्हेन आर बाय जेड इज इक्वल टू 0 तो ये मैक्सिमम वैल्यू शो करता है, यानी आर इज इक्वल टू 0 पर मैक्सिमम जा रहा है। ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कितना मैक्सिमम जाता है, ये याद रख लेना, और कुछ बेशक याद मत करना, ठीक है। इसकी वैल्यू रहती है यहां पर
0.4775। ये क्या है? ये आपका सिग्मा जेड है। जब r इज इक्वल टू 0 होता है, ये रिजल्ट है, प्लीज इसको याद रखना और कुछ मत करना। कब के फॉर्मूले में डाल के निकाला गया है क्या? ये हाँ केबी के फॉर्मूले में ही डाला गया है। आप उसी फॉर्मूले में जब वैल्यू डालेंगे ना, केबी का फॉर्मूला बताया, तो आपकी ये वैल्यू आती है, इसलिए मैं डायरेक्ट बता रहा हूं। पूजा बेन साउंड चला जाता है, ऐसा कैसे हो रहा है? सब कुछ तो ओके है। ये रिजल्ट है, प्लीज आप लोग इसको याद रखना। व्हेन r बाय जेड इज इक्वल टू 0 और r इज इक्वल टू 0, तो सिग्मा जेड आपका कितना होता है? 0.4775। ये बस याद रखना, आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे की बात आती है यहाँ पर कि अभी मैं आप लोगों को वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन भी बता सकता हूं इसका। आप लोग अगर वर्टिकल लाइन के अबाउट निकालना चाहते हैं वो भी पढ़ा देता हूं, छोटा सा काम आएगा, लिख लो क्या जा रहा है। मैंने कहा कि अभी इसका हम पढ़ते हैं स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन। स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन अबाउट वर्टिकल लाइन। आप वर्टिकल लाइन के अबाउट स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो, तो किस तरीके से करा जाता है वो देख लेते हैं। नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, अभी ये आपकी वर्टिकल लाइन है और ये आपका बिल्कुल 0 है, यानी सेंट्रल पॉइंट है। तो इधर जो आपका स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूट होता है वो भी इसी तरीके का होता है। ये आपका स्ट्रेस इसी तरीके से चलता है, ये मैक्सिमम जाता है। सबसे पहले तो नोट करके आप यहां पर ये लिखेंगे कि व्हेन इनिशियली, या फिर ऐसा लिख लो इनिशियली, with increase in the height, with increase in the depth, stress increases, stress जो है वो आपका बढ़ता है, but after some depth, stress decreases। आप लोग ग्राफ से देख सकते हैं, शुरू में तो आपका स्ट्रेस बढ़ रहा है, मैक्सिमम वैल्यू तक चला गया, उसके बाद आपका स्ट्रेस फिर घट रहा है। ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है। ठीक है, इसके बाद की अगर मैं बात करना चाहता हूं प्यारे दोस्तों कि हम यहाँ पर किस तरह से इस वैल्यू को निकालते हैं। सपोज मैंने कहा कि यू हैव टू टेल मी द एंगल। ये क्या है? मैक्सिमम स्ट्रेस है। ये क्या है? वर्टिकल लाइन है, यानी मैक्सिमम स्ट्रेस और वर्टिकल लाइन के बीच का एंगल आप लोगों से जनरली पूछा जाता है। मैं आपको डेरिवेशन नहीं बताने वाला यहाँ पर, क्योंकि काम की नहीं है। मैं चलो बता देता हूं, इतना घबराओ मत। ये क्या है आपका? ये यू नो दैट दिस इज डेप्थ, दिस इज आर, दिस इज जेड, दिस इज आर, और मैंने कहा ये एंगल जो है ये बीटा है। ठीक है, अभी आप लोगों को समझना है, आप लोग जानते हैं यहाँ पर कि सिग्मा जेड की वैल्यू क्या आएगी? 3/2 पाई 1 प्लस में आर बाय जेड का होल स्क्वायर की पावर 5/2 क्यू अपॉन में जेड स्क्वायर फॉर्मूला है। और आप जानते हैं कि यू नीड टू फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू। व्हेन यू नीड टू फाइंड द मैक्सिमम, टू लिख लेते हैं, टू फाइंड द मैक्सिमम। और जिंदगी में हमेशा याद रखना आप लोगों को, जब भी किसी का मैक्सिमम या मिनिमम निकालना पड़ता है, उसको आप मेंस में डेरिवेशन नहीं आएगी, इसकी भी नहीं आएगी क्योंकि कोर्स में नहीं है। जिंदगी में याद रखेंगे, जब भी किसी का मैक्सिमम या मिनिमम निकालना होगा, आप लोगों को डेरिवेट करना पड़ता है, डिफरेंशिएट करना पड़ता है। किसके रिस्पेक्ट में? हमेशा उसके रिस्पेक्ट में करेंगे जो वेरी कर रहे हैं। वेरी क्या कर रहे हैं? किसके साथ वेरी कर रहे हैं? डेप्थ के साथ, है ना। तो मैंने कहा यहां पर यू नीड टू फाइंड डी सिग्मा जेड अपॉन डी जेड, और उसको हमेशा 0 के इक्वल पुट कर दो। तो यहां से इस तरीके से जब मैं इसको सॉल्व करूंगा ना, जेड के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। लास्ट में जो आपकी इक्वेशन आती है प्यारे दोस्तों, वो कितनी आती है? यहाँ से आर बाय जेड की वैल्यू निकल कर आती है, जब मैं रखता हूं 0.817। ये याद रखेंगे, आपसे एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। ठीक है, अब आप लोग यहां पर आ जाओ। मैं लिख सकता हूं, अगर आप इस ट्रायंगल को देखते हो तो मैंने कहा tan बीटा इज इक्वल टू आर बाय जेड, और आर बाय जेड कितना है? 0.817। तो मैं लिख सकता हूं बीटा कितना आएगा? tan इनवर्स 0.817, सॉरी 817 है। ठीक है, तो आप यहां से लिखेंगे, व्हेन यू विल सॉल्व इट, आपको बीटा की वैल्यू निकलती है, और कितनी आ रही है आपकी बीटा की वैल्यू? यहाँ पर 39 डिग्री 23 मिनट।
Important, very important because it can be asked in your IES exam or JEE exam or PSU exam. थम्स अप करेंगे जल्दी से, थम्स अप करेंगे जल्दी से। अब आगे सुनते हैं प्यारे दोस्तों। आज बच्चे कम है, आई थिंक सो आज बच्चे कम आए ऑनलाइन। कोई बात नहीं, टाइम थोड़ा सा वेरी कर लिया था, कहीं जाना पड़ गया था प्रॉब्लम के कारण। अभी बात आती है यहां पर आगे चलते। नेक्स्ट हमारी जो थ्योरी आती है दैट इज नोन टू बी एज द वेस्टरगार्ड्स थ्योरी। वेस्टरगार्ड्स थ्योरी की आप लोगों को एजम्पशन बहुत इंपॉर्टेंट बनती है, लिख लेंगे। इस थ्योरी को हम लोग कहते हैं वेस्टरगार्ड्स थ्योरी। और वेस्टरगार्ड्स थ्योरी से रिलेटेड आप लोगों को क्या समझना होता है प्यारे दोस्तों, इंपॉर्टेंट थिंग है आप लोगों की कि वेस्टरगार्ड थ्योरी में पहली एजम्पशन चलती है कि सॉइल जो है वो आपकी कैसी है, जल्दी बोल देंगे, सॉइल कैसी है आप लोगों की प्यारे दोस्तों, इलास्टिक। ठीक है। दूसरी क्या रहती है, सेमीफाइनाइट रहती है। तीसरी क्या रहती है यहाँ पर प्यारे दोस्तों, होमोजीनियस आप कहोगे, ये तो राम बाण कह लो या जन्म सिद्ध अधिकार कह लो। और चौथी सुन लो अब, नॉन होमोजीनियस। क्यों नॉन आइसोट्रोपिक बोला गया है, क्यों समझना। मैंने कहा ये आपकी मिट्टी है एंड द मिट्टी इन योर सॉइल इज जस्ट इन द फॉर्म ऑफ द स्ट्रेटिफाइड लेयर्स। बोला गया है आप लोगों को कि आपकी जो मिट्टी है वो एक्चुअली में पतली पतली जियो टेक्सटाइल फाइबर से रीइंफोर्स्ड है। लिख लो ये बात कि लेयर्स इन द सॉइल इज रीइंफोर्स्ड विद शब्दों पर स्पेलिंग पर मत जाइएगा। आपको बोला गया है यहां से कि आपकी जो सॉइल में लेयर है वो क्या है, वो आपकी मिट्टी की लेयर रीइंफोर्स्ड विद द फाइबर्स, रीइंफोर्स्ड विद फाइबर्स। ये चीज आप लोगों को क्लियर करनी है। इसी कारण से आप कहोगे कि प्रॉपर्टीज इन द वर्टिकल डायरेक्शन, प्रॉपर्टीज इन वर्टिकल डायरेक्शन इज नॉट इक्वल टू हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। आपकी वर्टिकल डायरेक्शन की प्रॉपर्टीज हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की प्रॉपर्टी के इक्वल नहीं है। ये चीज आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, ये चीज आप लोगों को क्लियर करनी है। आगे की तरफ अगर मैं बात देता हूं यहां से आप लोगों को, तो आप लोगों को यहां से एक चीज और याद रखनी है जो आपके जेई के लिए इंपॉर्टेंट बनती है, नोट करके लिख लो। हॉरिजॉन्टल स्ट्रेन इन दिस, अभी ये रीइंफोर्स है ना, रीइंफोर्स होने का मतलब फाइबर है, तो इसके अंदर हॉरिजॉन्टल स्ट्रेन कितना आता है, ये पकड़ी रहती है एकदम से। हॉरिजॉन्टल स्ट्रेन इसके अंदर हमेशा 0 रहेगा। दूसरा वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर ये सॉइल आपके बिल्कुल इलास्टिक मिट्टी की तरह एक्ट करेगी, ठीक है। ये चीज आप लोगों को समझकर चलनी है। आगे की तरफ अगर मैं बात करता हूं प्यारे दोस्तों, यहां पर एक और नोट करके आप लोग ध्यान रखना कि ये जो है ना, ये ज्यादा अच्छी है थ्योरी। इट इज बेटर थ्योरी बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ एक्चुअल, या फिर मैं कह सकता हूं एक्चुअल बिहेवियर ऑफ द सॉइल। इट कंसिस्ट ऑफ एक्चुअल बिहेवियर ऑफ सॉइल। क्यों? क्योंकि असली में जो आपको मिट्टी मिलती है ना, वो आइसोट्रॉपिक नहीं होती। उस मिट्टी के अंदर अलग अलग तरीके की मिट्टी मिली होती है, कहीं पत्थर भी होते हैं, तो मैं क्या कहूंगा, वो रीइंफोर्स्ड है। तो उसने एक्चुअल बिहेवियर को लिया है, इसीलिए ये बेटर थ्योरी है। समझ आया? जल्दी बताएंगे थम्स अप करके जो मैं बोल रहा हूं, ऐसा ना हो सर के ऊपर से निकल जाए, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ एक्चुअल बिहेवियर ऑफ द सॉइल, इसीलिए ये बेटर प्रॉपर्टी है। बट यहां पर आप लोग एक चीज लिख लेंगे, इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, बट वी एक्चुअली यूज बॉजिग्नेस थ्योरी। ये बेटर थ्योरी है, फिर भी हम बॉजिग्नेस थ्योरी को यूज करते हैं। क्यों प्यारे दोस्तों? क्योंकि बॉजिग्नेस थ्योरी से जो आप लोगों को रिजल्ट मिलता है वो ज्यादा कंजर्वेटिव होता है, वो ज्यादा सस्ता होता है, वो ज्यादा इकोनॉमिकल होता है, ठीक है। तो मैं कहूंगा वी एक्चुअली यूज बॉजिग्नेस थ्योरी बिकॉज रिजल्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम this theory is less conservative। अभी दिस कौन सी वाली थ्योरी की बात कर रहा हूं मैं यहां पर,
वेस्टरगार्ड थ्योरी की। ठीक है, ये चीज आप लोगों को समझकर चलनी है, इंपॉर्टेंट है। नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, अब सेम बात यहाँ पर भी हम पढ़ेंगे कि आपका वही सॉइल का मास है और उसी सॉइल के मास के अंदर आप लोगों को स्ट्रेस निकालना है। अभी आप अगर इसी सॉइल के मास के अंदर स्ट्रेस निकालते हैं और आप लोगों को जेड टाइप दे दी है, यहाँ पर आर डिस्टेंस दे दिया है यहाँ पर, एंड यू आर सेइंग दैट कि यू नीड टू फाइंड द स्ट्रेस एट दिस पॉइंट, दिस इज ओ डैश पॉइंट। नाउ अकॉर्डिंग टू द वेस्टरगार्ड थ्योरी, अकॉर्डिंग टू द एक्यूरेट कौन सा होता है? वेस्टरगार्ड, एक्यूरेट वेस्टरगार्ड होता है, याद रखेंगे, लिख लो लिखना चाहो तो। मोर एक्यूरेसी, एक्यूरेसी किसकी ज्यादा है? वेस्टरगार्ड की ज्यादा है बॉजिग्नेस थ्योरी से। ये चीज आप लोगों को याद रखनी है, आपके जेई में पूछा जा सकता है। ठीक है, आगे की अगर मैं बात करता हूं यहाँ से लेडीज एंड जेंटलमैन, तो आप लोग इस चीज को क्लियर करेंगे। अब्दुल वाहिद खान, आज आप लेट हो गए हैं बहुत, कोई बात नहीं, जितना बचा है उतना पढ़ेंगे। आपको पता है सिग्मा जेड आपको निकालना है। सबसे पहले तो फॉर्मूले हैं, आप लोगों को ये चीज याद रखनी है। सिग्मा जेड का क्या फॉर्मूला आएगा? 1/पाई 1 में, नीचे लिख देता हूँ यार, 2 मिनट। यहां से लिखेंगे, आपको बोला गया है सिग्मा जेड आपको निकालना है। इसका फॉर्मूला होता है प्यारे दोस्तों 1/पाई 1 में 1 प्लस में ट्वाइस ऑफ आर बाय जेड का होल स्क्वायर की पावर 3/2 क्यू बाय जेड स्क्वायर। ठीक है, वेयर दिस इज नोन टू बी एज द के एस। मैंने लिखा सिग्मा जेड इज इक्वल टू के एस इंटू क्यू अपॉन जेड का स्क्वायर, और जहां पर आप लोगों का के एस क्या है? के एस का वैल्यू आता है 1/पाई 1 में 1 प्लस में 2 इंटू आर बाय जेड का होल स्क्वायर की पावर 3/2। समझ में आया? समझना क्या है, रटना है, रट्टा मारो जिंदाबाद वाला खेल है, क्योंकि आप लोगों को एग्जाम में नहीं आएगा। जेई में तो कभी नहीं पूछता, जेई में कभी नहीं पूछता, बट फिर भी आप लोगों को ये चीज याद करनी बनती है। अब यहां से एक छोटा सा क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिया जाता है कि कब आपका केबी और के, इसको हम कहते हैं के एस, इक्वल होता है। के एस नहीं, इसको के डब्ल्यू कह लो, इसको कहा मैंने के डब्ल्यू, वेस्टरगार्ड कॉन्फिशिएंट। मैंने कहा कि व्हेन वेल KB इज इक्वल्स टू KW। ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट बनता है, आप लोगों को लर्न करना है कि जब आपकी R बाय Z की वैल्यू 1.52 के बराबर होगी, व्हेन R बाय Z की वैल्यू 1.52 के बराबर होती है, तो आपको ध्यान रखना है कि आपका KB और KW हमेशा बराबर होता है। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर करनी है। अभी बात को समझने की कोशिश करना यहाँ पर प्यारे दोस्तों, कि अभी मैं यहाँ पर कहना चाहता हूं, अगर आप लोग कहते हो इफ R बाय Z इज इक्वल टू 0, मैंने कहा R बाय Z अगर 0 है तो आप लोगों का सिग्मा Z कितना आता है? इस थ्योरी के अकॉर्डिंग सिग्मा Z आपका कितना आता है? यहाँ पर मैं कहूंगा 0.33Q अपॉन Z स्क्वायर, और वहां पर कितना था आप लोग जरा समझकर चलना। अकॉर्डिंग टू द बॉजिग्नेस थ्योरी कितना था आप लोगों का? 0.447Q अपॉन Z स्क्वायर। हाँ, तो कौन ज्यादा रिजल्ट दे रहा है? मैंने कहा ये 0.47 दे रहा है, वो 0.33 दे रहा है, कौन ज्यादा दे रहा है? यानी आप लोगों का सिग्मा Z अकॉर्डिंग टू द वेस्टरगार्ड थ्योरी, सिग्मा Z अकॉर्डिंग टू द बॉजिग्नेस थ्योरी से कम आ रहा है। तो आपने क्या कहा? कौन ज्यादा अच्छी बनी? जो सस्ती है। और सस्ती थ्योरी कौन बन रही है? जो कम स्ट्रेस दे रही है। यानी प्यारे दोस्तों, आप लोग यहां से कह सकते हैं कि आपके अकॉर्डिंग कौन बढ़िया थ्योरी निकल कर आ रही है। जाहिर सी बात है, इसीलिए तो मैंने आप लोगों को कहा, इसीलिए तो मैंने आप लोगों को कहा कि आपके लिए बढ़िया फॉर्मूला कौन सा बनकर आता है? नहीं 1/पाई होता है, 2 पाई नहीं होता। कौन सा बढ़िया आता है? वेस्टरगार्ड थ्योरी, क्योंकि ये ज्यादा कंजर्वेटिव है। ठीक है, ये चीज आप लेस कंजर्वेटिव है, ये चीज आपको समझकर चलती है। अभी बात सुमन भट्टाचार्य जी दोबारा सुनते हैं। मैंने कहा कि आपका बढ़िया कौन हुआ दोनों में से? R बाय Z पर ज्यादा स्ट्रेस किस में आ रहा है? बॉजिग्नेस में आ रहा है। और जब ज्यादा स्ट्रेस बॉजिग्नेस थ्योरी के अंदर आ रहा है तो आप कहोगे यानी मिट्टी को बढ़िया तरीके से कौन लेकर चल रहा है? बॉजिग्नेस लेकर चल रहा है, वो ज्यादा स्ट्रेस के लिए डिजाइन करवा रहा है। तो बढ़िया कौन हुई आप लोगों की? आप लोगों की बढ़िया जो है वो कौन हो रही है? ज्यादा कंजर्वेटिव कौन आई है? बॉजिग्नेस आई है, इसलिए हम बॉजिग्नेस को लेकर चलते हैं। बट ओरिजिनल कंडीशन को मद्देनजर रखते हुए, रीइंफोर्स कंडीशन को मद्देनजर रखते हुए असलियत कौन बता रहे हैं?
असलियत आपको वेस्टरगार्ड बता रहे हैं। एग्जाम्पल सुनेंगे, मैंने कहा आपकी बिल्डिंग है, आपकी बिल्डिंग 10 किलो न्यूटन का लोड सह सकती है। एग्जाम्पल सुनेंगे, आपकी बिल्डिंग 10 किलो न्यूटन का लोड सह सकती है, लेकिन क्या आप 10 के लिए डिजाइन करते हैं? नहीं। अकॉर्डिंग टू लिमिट स्टेट मेथड यू विल डिजाइन इट फॉर द 15 किलो न्यूटन दैट इज नोन टू बी एज फैक्टर्ड लोड। सो आई विल से दैट कि इसी प्रकार को मद्देनजर रखते हुए हम बॉजिगनेस को अटेम्प्ट करते हैं, क्योंकि वो एक्स्ट्रा स्ट्रेस दे रहे हैं, तो एक्स्ट्रा के लिए डिजाइन करेंगे ना, इसीलिए बॉजिगनेस ज्यादा कंजर्वेटिव आता है, रीजन है। ठीक है, अब मेरी बात को यहां से समझकर चलना, जो आपके जेई के लिए इंपॉर्टेंट बनता है कि अगर आपकी आर बाय जेड की वैल्यू इंपॉर्टेंट है, ये चीज याद रखेंगे, अगर आपकी आर बाय जेड की वैल्यू 1.52 से कम आती है और अगर आपकी आर बाय जेड की वैल्यू 1.52 से ज्यादा आती है या फिर आर बाय जेड की वैल्यू 1.52 के बराबर आती है, तो आप लोगों का किस तरह का क्या फिनोमेना निकल कर आता है कि आपका बॉजिगनेस कोएफिशिएंट वेस्टरगार्ड से बड़ा होता है। इस केस में वेस्टरगार्ड बॉजिगनेस से बड़ा होता है और इस केस में दोनों बराबर होते हैं। ये चीज आप लोगों को समझकर चलिए, ठीक है, क्लियर करना ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट बनता है। जल्दी थम्स अप करके बताएंगे, फिर हम आगे की तरफ चलते हैं। चलिए, अभी प्यारे दोस्तों, इसके बाद की मैं अगर बात करना चाहूं आप लोगों से, तो मैं डायरेक्ट आता हूं इन्फ्लुएंस चार्ट पर, ये क्या होता है, फिर हम बच्चों के क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। आगे की तरफ अगर मैं बात करता हूं तो एक मेरे पास बात आई कि वी कैन नॉट यूज, नोट करके ये बात यहां पर लिख लो आप लोग, इंपॉर्टेंट है, वी कैन नॉट यूज बॉजिगनेस और वेस्टरगार्ड, बॉजिगनेस और वेस्टरगार्ड्स थ्योरी, हम बॉजिगनेस या फिर वेस्टरगार्ड्स थ्योरी ऑन एनी टाइप ऑफ सॉइल, हम हर किसी तरह की सॉइल पर इसको यूज नहीं करते। ये चीज आप लोगों को समझकर चलनी है। तो हम किस तरह की सॉइल पर कौन सा यूज करेंगे, डिपेंड्स ऑन द सॉइल कंडीशन, बट देयर इज वन मेथड that is known to be as the Newmark's influence chart. What is Newmark's influence chart? Have a concentration here. सबसे पहली बात तो यही है कि it can be used on any soil, on any type of soil. This can be used on any type of soil. ये चीज आपको समझकर चलनी है, पहली बात, इसीलिए बेस्ट मेथड निकल कर आता है। मैंने लिखवाया भी आप लोगों को, देखो विकास कुमार फलाहारी, ये सब जो आप कह रहे हो ना, पूरा मत मानना, ये जबरदस्ती की बातें हैं। ऐसा बोल सकते हैं क्या? बेंचमार्क का क्या मतलब है भाई? मतलब हाँ, ये जबरदस्ती की बात लगी मुझे कि बेंचमार्क है, अरे इस वैल्यू पर दोनों बराबर है, पुट करके देख लेना, आ जाता है। तो मतलब ये नहीं कहूंगा कि ये बेंचमार्क है, बस आप समझना, ठीक है ना। चलो, बुरा मानना मत मानना इस चीज पर आप लोग। आगे की मेरी बात आती है प्यारे दोस्तों यहाँ पर कि आपको इसके बारे में मैं कुछ बता देता हूँ। एक छोटी सी बात याद रखना, हर तरह की मिट्टी पर काम आएगा, बट नॉट अप्लाइड ऑन द स्ट्रेटिफाइड सॉइल। लिख लेना ये बात, इट कैन नॉट अप्लाई ऑन स्ट्रेटिफाइड सॉइल। क्यों? क्योंकि स्ट्रेटिफाइड सॉइल में जो आपका लोड का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो पता नहीं किस तरीके से चले जाता है। अभी बताता हूं, मैं यही समझा रहा था आप लोगों को। सपोज मैंने कहा कि आप लोगों के पास एक सॉइल है और वो स्ट्रेटिफाइड है। स्ट्रेटिफाइड सॉइल का मतलब क्या होता है? डिफरेंट लेयर्स है। न्यूमार्क्स इन्फ्लुएंस चार्ट, ये लास्ट में समझाऊं, न्यूमार्क्स इन्फ्लुएंस चार्ट किस तरह से निकालता है वो आपको खुद समझ आ जाएगा, मेरे बताने की जरूरत नहीं है। राजेश जायसवाल सब्र करेंगे, थोड़ा सा खुद समझ आएगा। इस मेथड के अंदर हम करते क्या है मेरे प्यारे बंधुओं, इस मेथड के अंदर आपके पास कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होते हैं। इस मेथड के अंदर आपके पास कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होते हैं, और कितने कॉन्सेंट्रिक सर्कल होते हैं ध्यान रखना है, 20। और आपके पास प्यारे दोस्तों नहीं 10 कॉन्सेंट्रिक सर्कल होते हैं आपके पास, और 10 रेडियल लाइन होती है। 10 कॉन्सेंट्रिक सर्कल होते हैं और आपके पास रेडियल लाइंस होती है, और वो रेडियल लाइंस कितनी होती है? 20। अब बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एसएससी जेईओ पॉइंट व्यू से, क्योंकि एसएससी में क्वेश्चन आ गया था। किस तरीके का देखते हैं, मैंने कहा प्यारे दोस्तों आप लोगों के पास इस तरीके के 10 कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और यहां से एक करा मैंने 10। ठीक है, 10 कॉन्सेंट्रिक सर्कल है
और 10 कॉन्सेंट्रिक सर्कल के अंदर प्यारे दोस्तों आप लोगों के पास 20 लाइन जाती है। 1 2 ऐसे कर करके 20 लाइन खींच लेते हो आप लोग। समझने की कोशिश करना मेरी, मैं जो कहना चाहता हूं। तो अभी आप कह सकते हैं, यहां से मैंने कम खींची है बट आपको समझ में आ रही होगी जो कहना चाहता हूं। आप करते क्या है प्यारे दोस्तों, आप कह सकते हैं कि 10 तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, 20 लाइन है, यानी आपके पास रीजन कितने बन गए। ऐसे कर करके ये टोटल रीजन कितने बन रहे हैं, 200 रीजन। आपने क्या कहा, आपके पास यहाँ पर 200 रीजन क्रिएट हो रही है। ये चीज समझना। सर एक्चुअल कंडीशन सॉइल इज स्ट्रैटिफाइड बट व्हाई वी यूज प्रेफर मोस्ट। हाँ समझ लेते हैं सुमन भट्टाचार्य जी, अभी समझा देता हूँ। किसने कहा आपको एक्चुअल कंडीशन स्ट्रेटिफाइड होती है? किसने कहा? नहीं, हमेशा स्ट्रेटिफाइड नहीं होती है। आप लोगों को अगर स्ट्रेटिफाइड सॉइल देखनी है ना, तो वो मिट्टी आप लोगों को करीब और करीब 6 से 7 मीटर नीचे मिलती है। अब क्या समझते हैं स्ट्रेटिफाइड एक्चुअली क्या है? स्ट्रेटिफाइड का मतलब होता है जब आप मिट्टी को अच्छी तरीके से प्रेशराइज कर लेते हैं सो दैट इट विल एक्ट एज द यूनिफॉर्म मास, तो वो एक्चुअली में एक लेयर में काउंट होता है। ऊपर की जो सतह की मिट्टी होती है कुछ मीटर तक, वो बहुत ज्यादा स्ट्रेटिफाइड नहीं होती है, वो स्ट्रेटिफाइड की तरह एक्ट ही नहीं करती क्योंकि उसके पार्टिकल आपस में बहुत ज्यादा नहीं मिले होते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि जो स्ट्रेटिफाइड सॉइल है वो करीब 6 मीटर के आसपास मुझे मिलती है ढंग से। तो इसीलिए मैं इसको प्रेफर करता हूं क्योंकि 6 मीटर तक तो हम खुदाई बहुत कम करते हैं, जनरल केसेस में हम इसको यूज कर लेते हैं। ठीक है, चलो एस्टिमेशन कल स्टार्ट होगा। हाँ कल एस्टिमेशन स्टार्ट करूंगा आपका। ये चीज समझ आई। नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, करना क्या होता है, मैंने कहा कि आप लोगों के पास एक रीजन है, आपके पास क्या है, यहाँ पर एक प्लान है जिसके ऊपर on which you have to apply the stress, on which load is applied, and I'm saying that you have to find, we have to find stress at, इस चीज को समझना, we have to find stress at z depth। हमें स्ट्रेस निकालना होता है z डेप्थ पर। तो हम क्या करते हैं, हम एक ट्रेस पेपर पर सेकंड लेते हैं, ऑन ट्रेस पेपर हम क्या करते हैं, एक लाइन खींच लेते हैं। वो लाइन किसके बराबर होती है, ड्रॉ अ लाइन ऑन एनी स्केल, किसी भी स्केल पर लेते हैं। स्केल का मतलब क्या होता है, सपोज मैंने कहा कि आपका जो स्केल है, इस चीज को समझना, 1 सेंटीमीटर आपको दर्शाता है 1 मीटर का। तो आपको मैंने कहा है इफ यू हैव टू फाइंड द स्ट्रेस एट 6 मीटर, तो आप क्या करोगे, 6 सेंटीमीटर की एक लाइन खींच लोगे ए बी पर, और उसके बाद हम क्या करते हैं कि प्लेस द ट्रेस पेपर ऑन, इस चीज को समझकर चलना, ट्रेस पेपर ऑन इन्फ्लुएंस चार्ट। आप अपने ट्रेस पेपर को इन्फ्लुएंस चार्ट पर रखते हो such that the point where we have to find the stress, where we need to find stress, ये लिखते रहना बहुत जरूरी है साथ के साथ दिमाग में, is at center of influence chart, कि वो पॉइंट जहां पर स्ट्रेस निकालना है वो आप लोगों का बिल्कुल इन्फ्लुएंस चार्ट के सेंटर पर आएगा। ये चीज आप लोगों को समझनी है, सेंटर ऑफ इन्फ्लुएंस चार्ट। हाँ आगे की मैं बात समझाना चाहूंगा प्यारे दोस्तों यहां से, कि जब वो पॉइंट आपका सेंटर पर आ गया, सपोज मैंने कहा वो लाइन थी और ये वो पॉइंट है जहां पर आपको स्ट्रेस निकालना है, तो ये आपके इन्फ्लुएंस चार्ट का सेंटर है। ठीक है, तो जितना भी आपका ये जो है, ये जितना भी आपका ये वाला रीजन यहां तक था, जितना भी रीजन आपका ये एरिया, ये लाइन कवर अप कर रही है, उसको आप कैलकुलेट कर लो। मैंने कहा द रीजन कवर्ड बाय AB इज ऑब्जर्व्ड। आपने उसको ऑब्जर्व कर लिया और मैंने कहा उसके अंदर प्यारे दोस्तों M नंबर क्या है, M नंबर जो है वो उसके अंदर कॉन्सेंट्रिक सर्कल है। नंबर ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स कितने उस लाइन के अंडर आ रहे हैं, नंबर ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स अंडर लाइन AB। ठीक है, और ये क्या है, N जो है, मैंने कहा नंबर ऑफ लाइंस कवर्ड अंडर AB। जितनी भी AB के रीजन के अंदर जितनी भी लाइंस आ रही है, जितनी भी लाइंस आ रही है वो आपने कैलकुलेट कर ली। जनरली आप लिख सकते हैं, जनरली हमेशा कितनी लाइन आती है आपकी, 10 तो नहीं कहूंगा, जनरली 3 या 4 आती है। चलो जनरल वाली बात छोड़ो, ये तो डिपेंड करता है हमारी सॉइल की कंडीशन पर। तो ये मैंने कहा कि आपने कैलकुलेट कर ली।
फिर लेडीज एंड जेंटलमैन आप क्या करते हैं, यहां से आप एक्चुअली में वहां पर अपना इन्फ्लुएंस फैक्टर निकालते हो। एसएससी का क्वेश्चन है, एसएससी का क्वेश्चन है, ध्यान रखना। वी नीड टू फाइंड इन्फ्लुएंस फैक्टर। आईएफ क्या है, आईएफ बोला जाता है इन्फ्लुएंस फैक्टर को, और हम वहां पर इन्फ्लुएंस फैक्टर निकालते हैं। आईएफ को आप ऐसे लिख लो, ये ज्यादा अच्छा लगेगा देखने में। यहां पर हमने अपना इन्फ्लुएंस फैक्टर निकाल दिया। कैसे निकाल दिया, उसका फॉर्मूला होता है 1/m इंटू n। अभी mn तो कैलकुलेट कर लिया, 1/m इंटू n इज कॉल्ड द इन्फ्लुएंस फैक्टर। जया जोशी, स्वागत आपका। अब ए बी लाइन कैसे ड्रॉ करेंगे, राजेश जयसवाल दोबारा समझाऊंगा, 2 मिनट का सब्र करेंगे। अब बात को समझते हैं, इन्फ्लुएंस फैक्टर क्लियर करा, उसके बाद जो सिग्मा जेड का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, n डैश इंटू आई एफ इंटू क्यू। अभी n डैश क्या है, आई एफ तो आपको पता है इन्फ्लुएंस फैक्टर है, n डैश क्या है, n डैश इज नोन टू बी एज द नंबर ऑफ एरियाज इन ए बी। जो ए बी का रीजन था ना, उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ एरिया कितने आ रहे हैं। एरिया कौन सा था, ये जो मैंने शेड करे थे, जो 200 रीजन बन रहे थे वो एरिया कह रहा हूं। एबी के अंदर कितने आ रहे हैं, एक नोट करके आप लोग यहां पर ध्यान रखना कि ये जो एरिया है इंक्लूड्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑल्सो। यहां पर आप लोग फ्रैक्शनल पार्ट को भी इंक्लूड करते हैं। ऐसा नहीं होगा कि फ्रैक्शनल पार्ट हटा दो, फ्रैक्शनल पार्ट को भी इंक्लूड किया जाता है, ठीक है। अब बात को समझकर चलना। सपोज एक एग्जांपल दे लेता हूं तो ज्यादा सही रहेगा। अभी Q क्या है, Q कहलाता है लोड, लिख सकते हैं Q क्या है, लोड है। इस चीज से हम यहाँ पर प्यारे दोस्तों अपना सिग्मा जेड निकालते हैं, और ये फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट बनता है आप लोगों के लिए, एसएससी में क्वेश्चन आया हुआ है। अभी नोट करके भी लिखवाऊंगा एसएससी में और क्या क्या पूछा है इससे रिलेटेड आएगा ना, अगर तो मैक्सिमम चांसेस हैं कि यही आएगा। राहुल अख्तरी, स्वागत आपका। मैक्सिमम चांसेस हैं अगर एसएससी में क्वेश्चन आता है, वैसे तो 10% चांस है कि आएगा, बट अगर आता है तो मैक्सिमम चांस है कि न्यू मार्क्स से ही आता है। इतिहास गवाह है, 2004 में आया था, 2010 में आया और 2015 में आया, 3 बार ही आया, तीनों बार इन्फ्लुएंस से आया, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट बनता है, याद रखिए। अभी बात आती है प्यारे दोस्तों इंपॉर्टेंट यहां से और क्या बनता है आपका। सपोज मैं एक एग्जांपल के तौर पर आपको चीज बताता हूँ। मैंने कहा आप लोगों का कि आपकी टोटल 20 एरिया यूनिट्स आ रही है। मैं ऐसा कहता हूँ 20 एरिया यूनिट्स जो है ये 100% आ रही है, 100% कवर अप हो रही है। और जो आपकी है 6 एरिया यूनिट जो है ये कितनी कवर अप हो रही है, 75% एरिया जा रहा है सिर्फ कवरिंग में। और मैंने कहा 3 एरिया यूनिट जो है ये आपकी 10% एरिया कवर अप कर रही है। फ्रैक्शनल पार्ट है ये फ्रैक्शनल पार्ट है, ठीक है। तो आपको यहां से कैलकुलेट करना है जो एन डैश होगा वो कैसे होगा, 20 इंटू 1 प्लस 6 इंटू 0.75 प्लस 3 इंटू 0.1। व्हेन आई विल सॉल्व इट ना, यहां से एन डैश मिलेगा। और क्यू पता है, आई एफ पता है, एन डैश भी पता है, यू कैन फाइंड सिग्मा जेड। ये इसको हम इन्फ्लुएंस मार्क्स चार्ट से इस तरह से प्रोसेस फॉलो करते हैं। दोबारा सुनते हैं, हमने क्या देखा, हमने देखा कि ये किसी भी टाइप पर यूज हो सकता है बट स्ट्रेटिफाइड पर नहीं होगा। क्यों, अभी समझाता हूं। मैंने इसी तरीके से आपको बताया कि आपने क्या कर रखा है, पहले से एक टेबल बना रखा है, चार्ट बना रखा है। आप इस चार्ट के कारण सिर्फ वो ही स्ट्रेस निकाल रहे हैं जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। बात को समझने की कोशिश करना। तुम्हें ये पता है कि इस डेप्थ पर जो स्ट्रेस लग रहा है वो इस लाइन के अंडर आने वाले सर्कल्स के कारण लग रहा है। यानी तुम्हारी नजर में ये जो स्ट्रेस है ये पहले से ऐसी फैल रहा है, लेकिन स्ट्रेटिफाइड सॉइल के अंदर कभी भी यूनिफॉर्मली नहीं जा सकता स्ट्रेस, इसीलिए स्ट्रेटिफाइड के केस में नहीं यूज करते। स्ट्रेटिफाइड सॉइल के केस में कौन सा मेथड यूज होता है, वेस्टरगार्ड मेथड। क्यों, क्योंकि उसकी मिट्टी रीइंफोर्स रहती है, ये मैंने आप लोगों को बताया। समझ रहे हो, इस तरह के क्वेश्चन आप लोग ध्यान रखना क्योंकि आपके एग्जाम के अंदर पूछता है। अभी बात को समझना, 10 तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, 20 रेडियल लाइन है, टोटल 200 रीजन बनाता है। जिस भी प्लान का आपको लोड निकालना है, जेड डेप्थ तक निकालना है, तो किसी भी स्केल पर उस जेड डेप्थ के बदले एक लाइन खींच लो ए बी, और उस ए बी लाइन पर जिस भी पॉइंट पर स्ट्रेस निकालना है उस पॉइंट को न्यू मार्क्स इन्फ्लुएंस चार्ट के सेंटर पर रख दो, और जितने भी रीजन कवर अप हो रहे हैं उनको काउंट कर लो। जितने सर्कल बन रहे हैं उस पर्टिकुलर लाइन के अंदर, जितनी लाइंस कवर अप हो रही हैं रेडियल लाइंस, वो काउंट कर लो। उसके बाद आप
इन्फ्लुएंस फैक्टर निकालते हो, एन डैश निकालते हो, क्यू निकालते हो, उसके बाद सिग्मा जेड आ जाता है। थम्स अप करेंगे जल्दी से, जल्दी थम्स अप करेंगे, फिर हम आगे की तरफ देखते हैं इसमें कुछ बचा है कि नहीं बचा, और कोई डाउट है तो पूछ लेंगे। हाँ, मैं ये 2 डाउट तो अभी बता देता हूं मैं आपको। चलो, समझ आ गया ना बच्चों को? बहुत जरूरी, आपके मैक्सिमम चांस यहाँ पर आते हैं इस चीज के। अभी एसएससी जेई में क्वेश्चन क्या पूछा था वो भी क्लियर कर लेते हैं, नोट करके लिख लो। एसएससी जेई में एक क्वेश्चन आ गया था आप लोगों का, उससे रिलेटेड मैं एक चीज लिखवा देता हूँ, बड़ी काम की बात है। इन्फ्लुएंस ऑफ ईच एरिया, ये क्वेश्चन आ गया था एसएससी जेई में 2015 में। इन्फ्लुएंस ऑफ ईच एरिया एट सेंटर ऑफ इन्फ्लुएंस चार्ट, एट सेंटर ऑफ इन्फ्लुएंस चार्ट इज ऑलवेज सेम। किसी भी एरिया को कंसीडर कर लो, डायग्राम से समझते हैं। आपने कहा एक एरिया आपने ये लिया और एक एरिया आपने ये लिया। मैंने कहा एक एरिया आपने ये लिया, लेट इट बी 1, दूसरे मार्कर से लिख दो, लेट इट बी 1 एरिया और लेट इट बी 2 एरिया। आई एम सेइंग दैट दोनों का जो इन्फ्लुएंस है सेंटर पर वो सेम रहेगा। ये चीज समझना, एसएससी का क्वेश्चन है, ठीक है। अभी बात आती है प्यारे दोस्तों यहाँ पर कि क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से। पहले तो ये बच्चा क्या कहता है यहाँ पर, द क्वेश्चन हैज ओनली इमेज। एक सॉइल है, आंसर करने की कोशिश करेंगे, मैं कंसेप्ट समझाऊंगा। सर थोड़ा भूल जाते हैं, प्लीज कोई सॉल्यूशन दीजिए, कोशिश करते हैं। एक सॉइल है जो एक्सियल वर्टिकल स्ट्रेस में फेल हो रही है, उस पर टोटल वर्टिकल स्ट्रेस कितना पड़ रहा है यहाँ पर, 100 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का। लेट इट बी द सिग्मा। अनकन्फाइंड कॉम्प्रेसिव टेस्ट है, अनकन्फाइंड कॉम्प्रेशन टेस्ट है आप लोगों को, और अनकन्फाइंड कॉम्प्रेशन टेस्ट आते ही मेरे दिमाग में एक चीज आ जानी चाहिए, Q इज इक्वल टू 2C था, कोई डाउट नहीं है। तो Q क्या है, इट कैन बी द Q ऑल्सो, ये Q हो सकता है। फेलियर प्लेन जो है वो 50 डिग्री का एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ, तो C और पाई आपको बताना है। क्या दिक्कत आई, मैंने कहा C आप निकाल सकते हो, 100 आपको पता है यहां से, तो आपने कहा 2C के बराबर है, यानी C कितना हुआ, 50। तो आंसर तो आपका आ चुका है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। खत्म। चलो, अभी आपको बोला गया है यहाँ पर कि अनकन्फाइंड कॉम्प्रेशन टेस्ट है। अनकन्फाइंड कॉम्प्रेशन टेस्ट के केस में हमेशा आपका फाई 0 होता है। क्यों? क्योंकि क्ले पर अटेम्प्ट होता है और क्ले के लिए फाई आपका 0 रहता है। छोटा सा क्वेश्चन, समझ आ जाना चाहिए जिसने भी भेजा था। यश कुमार राज इंडियन, तुम तो जा भी चुके हो भाई, बहुत बड़ी गलती कर दी, तुम चले गए। खैर तुम्हें आता होगा, कोई बात नहीं। ऑप्शन नंबर बी समझ आया बच्चों को क्वेश्चन? जल्दी थम्स अप करो, समझ आया कि नहीं आया? अरे भाईजान यही बैठे हैं, सॉरी यार, जल्दी करेंगे, थम्स अप करो। थक जाते हैं भाई, पढ़ाना इज नॉट एन इजी वर्क, नॉट एन इजी वर्क, थक जाते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्या कहता है क्वेश्चन, खुद करेंगे, जल्दी से आंसर करेंगे क्वेश्चन का। क्या कहता है क्वेश्चन आप लोगों को, अ नॉर्मली कंसोलिडेटेड क्ले लेयर सेटल्स 1 सेंटीमीटर व्हेन द प्रेशर इंक्रीज फ्रॉम 1 to 2। अगर किसी ने भी ओरली के अलावा आंसर करा ना, मैं चपेट मारूंगा। ओरली आंसर करना है इसका, और जिसने भेजा है प्रीतम, तुम मेरा लेक्चर देखना भाई, मैंने क्वेश्चन को ओरली सॉल्व करना सिखाया था और मुझे बड़ा अफसोस है तुमने ये क्वेश्चन भेज दिया। अरे ईएस जैसे पेपर के क्वेश्चन तो हम यूं निकाल लेंगे, इतना तो पढ़ चुके हैं। और एक बात बताना चाहता हूँ आप लोगों को, मैं जनरली ऑनलाइन पढ़ाता था, जब आज भी पढ़ाता हूँ यूट्यूब पर, तो रिस्पॉन्स कम है तो क्या हो गया, नाम तो है। तो बच्चे कहते थे सर कभी कभार आपके अंदर केजरीवाल जाग जाता है। समझना, ठीक है। अभी प्रीतम आप कह रहे हो 2 सेंटीमीटर है आंसर, मैंने क्या कहा था आपको, इतनी डिटेल में सॉइल पढ़ने के बाद अभी भी अगर किताबों पर जाओगे ना तो किताब वाले गलत हैं। देखो मेरे बोलने के ढंग पर मैं कई बार केजरीवाल की तरह बोल जाता हूँ, इसीलिए, ठीक है। सुमन भट्टाचार्य जैसा एटीट्यूड डेवलप करो ना भाई, कब करोगे? ऐसा ऐसा एटीट्यूड डेवलप करो, ये चीज देखने को अच्छी लगती है मुझे। वो कह रही है ना 1, कह रही है कि रहा है, जो भी है वो 1 कह रहे हैं ना, तो ये चीज 1 ही है। मैंने बताया था, अब कैसे मैं भी लिख देता हूँ कि आपको बोला गया है प्रेशर जो है वो 1 से 2 यानी 2 टाइम्स इंक्रीज हो रहा है, तो सेटलमेंट कितनी जा रही है, 1। और अभी 2 से 4 यानी 2 टाइम्स इंक्रीज हो रहा है, तो सेटलमेंट कितनी जाएगी, 1 ही तो रहेगी। है तो 2 ही टाइम, आंसर आ गया यार। वो 2 मेरे को नहीं पता, ईएस वालों ने गलत कर दिया। गुप्ता का क्वेश्चन है ये, प्रिंटिंग से छाप रहा हूं मैं, गुप्ता का ही लग रहा है मुझे तो ये, है ना। रेडमी है नोट, गुप्ता का ही है ना क्वेश्चन, जल्दी बताओ प्रीतम, बोलो भाई, गुप्ता का ही क्वेश्चन है ना।
क्योंकि ऐसा गुप्ता ही छापता है। अरे बोलो ना भाई जल्दी से प्रीतम। यस, तो बस ठीक है, गुप्ता वालों पे केस हो जाएगा। आंसर आ गया ना, 1 है। क्लियर है? चलो अभी यश कुमार राज इंडियन ने फिर से क्वेश्चन भेजा है। टाइम हो गया यार, टाइम का थोड़ा सा। इन केस ऑफ अ कोर्स ग्रेन्ड सैंड हैविंग द हाई परमेबिलिटी, लो प्लास्टिसिटी, 90% कंसोलिडेशन विद इन डैश। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ आंसर इसका क्या होगा। मैं बच्चों पे छोड़ रहा हूँ ये आंसर, जल्दी से सॉल्व करेंगे प्यारे दोस्तों। आंसर करेंगे यार, क्वेश्चन नहीं दिख रहा। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, चलो जल्दी 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 करेंगे। अरे ये तो रहा वर्षा मसतकार। जल्दी क्वेश्चन करो, अच्छा लगा मुझे क्वेश्चन, ये सॉल्व करेंगे जल्दी से क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन कर भी है, उस पे इफेक्टिव स्ट्रेस था, इस पे ओनली स्ट्रेस। देखता हूँ प्रीतम, देखता हूँ कौन सा क्वेश्चन कह रहे हो भाई। अरे वो मैं समझ गया, ओनली स्ट्रेस और इफेक्टिव स्ट्रेस, कोई दिक्कत नहीं है, वो चल जाएगा। अभी आपको मैं अगर बात कहूं, अगर आपको क्वेश्चन के अंदर इसका आंसर 1 मिनट है, रटने का क्वेश्चन है। हाँ मैं समझ गया, इसका आंसर 1 मिनट है। 1 मिनट है, रटने का क्वेश्चन है, रटना पड़ेगा। अगर आपके पास कोई सैंड है, आपके पास कोई कोर्स ग्रेन सैंड है और उसकी परमेबिलिटी बहुत ज्यादा है और प्लास्टिसिटी तो कम है, उस केस में 95%। मैंने आपको बताया था ना कि आप लोग अगर सिग्मा वर्सेस ई का कर्व बनाते हो, सैंड के केस में ये जाता है इतना सा, क्ले के केस में इतना जाता है। क्ले के केस में तो हम लोग 90% को ही लेकर चलते हैं, सैंड के केस में 95% कंसोलिडेशन 1 मिनट के अंदर हो जाती है, याद रखेंगे, और कोई सीन नहीं है। ठीक है। हाँ प्रीतम, आपकी बात को मैं कहना चाहता हूं, अगर आप इफेक्टिव स्ट्रेस की बात करते हैं तो वो टोटल स्ट्रेस हो चाहे इफेक्टिव स्ट्रेस हो, केस सेम रहेगा until and unless pore water pressure parameter is not given to you। जब तक पोर वाटर प्रेशर पैरामीटर आपको नहीं दिए जाते हैं, जब तक आप टोटल और इफेक्टिव को अलग नहीं लेकर जा सकते। थ्योरी है, इट इज नॉट एक्चुअली द प्रैक्टिकल कंडीशन, सो वी कैन नॉट एनालाइज बाय ourselves। So try to understand me, it is not given in the question that pore water pressure parameters are given to us। I hope so, समझ आया। तो सबको यही बताना चाहता हूँ कि पोर वाटर प्रेशर पैरामीटर है तो अलग लेंगे, नहीं तो नहीं। अब यश राजकुमार इंडियन, यार पहले दिया करो ना भाई, टाइम हो गया है, लेक्चर कैंसिल हो जाएगा अगर टाइम एक्सटेंड हो गया ज्यादा, समझ रहे हो? नहीं बढ़ा सकता, लेक्चर ही कैंसिल हो जाएगा परमानेंट। सो चलते हैं, नेक्स्ट क्लास में सॉल्व कर दूंगा, नहीं तो आप लोगों का मैं एक छोटा सा ग्रुप बनाने की कोशिश कर रहा हूँ जिसमें आप डाउट्स पूछ सकते हैं। ठीक है, तो मैं कुछ करता हूँ, इसको बाद में बता दूंगा। हाँ तो चलते हैं, जय हिंद जय भारत। हाउस द जोश, जल्दी बताएंगे हाउस द जोश। इट शुड बी हाई, जमकर पढ़ना है, मस्त पढ़ना है। विकास पलारी वो खत्म हो जाएगा, टाइम बस होने ही वाला है, वो नहीं बन पाएगा। और बिंदास रहना है, साहस की जय, एक ही मंत्र है, और एसएससी जो निकालना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। नॉन टेक्निकल पर खास ध्यान देना, टेक्निकल की टेंशन नहीं है, मुझ पर छोड़ दो, तुम्हारा निकलवा कर ही रहूंगा डिटेल में। और हाँ जल्दी से एक बारी बताओ, कल तो 12 बजे रहूंगा ही, कॉस्ट ला रहा हूं, जल्दी से एक बारी बताओ, सॉइल मैकेनिक्स खत्म हुई, कुछ सीखा कि नहीं खींचा, कुछ सीखा कि नहीं सीखा, जल्दी से बताओ। सॉइल मैकेनिक्स आज खत्म हुई है, जल्दी से बताएंगे, सॉइल मैकेनिक्स खत्म हुई है, कुछ सीखा कि नहीं सीखा। जिसने भी सीखा आज मुझे हैट डेडिकेट करोगे बस, क्योंकि प्यारे दोस्तों सो मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद आप लोगों को सेशन पसंद आया होगा। जो भी कंटेंट मैंने प्रोवाइड करने की कोशिश करी, जो फैक्ट, जो गुण बातें बताने की कोशिश करी, वो आपके समझ में आ गई होगी। इसी तरह के कंटेंट को सीखने के लिए
पढ़ने के लिए, समझने के लिए, सिविल इंजीनियर बनने के लिए अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर मुझे फॉलो करिए, निखिल गोयल सर्च करिए और मेरे प्लस कोर्स से जुड़ सकते हैं। या आपका कोई दोस्त है वो भी जुड़ना चाहता है तो वो भी जुड़ सकता है अनअकैडमी पर। किसी भी कोर्स में ये कोड अप्लाई करो, NG लाइव। इस कोड को अप्लाई करने से मेरे प्यारे बच्चे 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा ओवरऑल कॉस्ट पर। और मैंने आपको क्या कहा था, मुस्कुराइएगा, हमेशा मुस्कुराते रहिए। क्यों? क्योंकि चेहरे अच्छे लगते हैं। न जाने दिल से आवाज निकलती है तेरे चेहरे से, नजर नहीं हटती नजारे हम क्या देखें। भाई साहब जबरदस्त लाइन है। तो इसी के साथ आप लोगों को शुक्रिया कहना चाहूंगा मेरे साथ इस सेशन में बनने के लिए। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, खेलते रहो, पढ़ते रहो, संस्कार गेन करते रहो और देश के लिए कुछ करना है, इसी फील के साथ आगे बढ़ते रहो। चलिए प्यारे दोस्तों, जय हिंद जय भारत। इसी तरह के कंटेंट के लिए आप YouTube को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक जरूर करना यार, क्योंकि मैं चाहता हूं कि हर बच्चे तक ये वीडियो पहुंचे और लाइक करे, क्योंकि मैंने बड़ी मेहनत से बनाई है और आगे भी ऐसे ही बनाता रहूंगा, क्योंकि मुझे अपने देश के बच्चों को पढ़ाना है। बाय प्यारे दोस्तों, जय हिंद।